जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का 7th लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ चुके थे और पार्टनरशिप पढ़ने पे हम आगे हुए थे। आप लोगों ने ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। दिस टॉपिक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो अभी भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि एंटरप्रेन्योरशिप में ये इस तरह से हेल्प करता है कि हमने जब भी कोई बिजनेस करने की तरफ आना है तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हमें किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस। आइदर हमें स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए, हमें सोल प्रोप्राइटरशिप रखनी चाहिए, या हमारे साथ कोई और लोग हैं तो हम पार्टनरशिप की तरफ चले जाते हैं। और अगर उससे भी बड़े स्केल पर काम करना है तो फिर हम कॉर्पोरेशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हमने पार्टनरशिप में भी ये चीज़ पढ़ ली हुई थी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। उसके ये हमारे पास ये जो भी स्लाइड चल रही है इसमें वो शो कर रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली में होती हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ था। आगे हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमारे पास जो एडवांटेज है वो है जी कि इट्स इजी टू इस्टेब्लिश। अच्छा, इजी टू इस्टेब्लिश ये इस तरह से है कि ये इजी टू इस्टेब्लिश एज कंपेयर टू सोल कॉरपोरेशन है। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप इसमें उतनी फीसेस वगैरह पे नहीं करनी पड़ती जितनी के कॉरपोरेशन में पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एज पार्टनर्स, ये भी अगर हमारे पास ये जरूरी फाइल होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। सर्टिफिकेट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एज एज पार्टनर्स, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि यूजुअली पार्टनरशिप में यूज होता है। ये अगर आप ये रजिस्टर इसके थ्रू पार्टनरशिप हो जाती है। ठीक है, और ये जब आपके पास होगा तो इसके थ्रू जो है वो इजीली सेल वो पार्टनर्स जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास, अच्छा इसमें नेसेसरी जो बिजनेस लाइसेंस वगैरह होते हैं वो भी जरूरी होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज के आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लिखा होता है। ठीक है, तो वो होती तो प्राइवेट कंपनीज हैं, यानी कि उनके जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में उस तरह से ट्रेड नहीं होते जिस तरह से जो कॉरपोरेशंस के होते हैं। ठीक है, तो जो नेसेसरी लाइसेंसिंग वगैरह होती है वो करवा लेनी चाहिए। आइदर आप किसी प्रोडक्ट वगैरह में कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई और किसी किस्म की आपकी कोई सर्विस है जिसमें आपकी लाइसेंसिंग वगैरह जरूरी है, तो उसमें भी वो लाइसेंसेस वगैरह जरूरी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो सर्टिफिकेट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस जो है एज पार्टनर्स वो भी इसमें जरूरी होगा। इसमें इसकी जरूरत इस तरह से पड़ती है कि आप में फिर बाद में डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो, यानी पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं हो। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदे के पास सारे इख्तियारात उसी के पास होते हैं और उसी को डिफरेंट डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अदा करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हमारे पास पार्टनरशिप होती है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर हो जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, इसमें कुछ मैनेजेरियल स्किल्स होती हैं, कुछ किसी के पास किसी और तरह की स्किल होती है, तो वो जब कलेक्टिवली काम करते हैं तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिंगल लिमिटेड वो सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा जी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, इसमें प्रॉफिट्स जो होते हैं वो वो भी आपने पार्टनरशिप डीड में उनको मेंशन करना होता है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स किस तरह होगी। जिसका जितना स्टेक होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग आप उसको मिलेंगे प्रॉफिट्स। ठीक है, अब
इसके अलावा ये भी होता है कि इसमें अगर तो इसमें एक और भी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि जिसमें अगर कोई रूल्स वगैरह की वायलेशन हो तो वो उनके उसके काउंटर पार्ट कौन सा ऐसा काम होगा जिसकी वजह से जिससे सेफ गार्ड किया जा सके। यानी अगर कोई बीच में राइट्स की या किसी किस्म की वायोलेशन कर रहा है तो उसके प्रॉफिट्स के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, इस चीज को भी मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी हम लार्जर पूल ऑफ कैपिटल पे। लार्जर पूल ऑफ कैपिटल आ जाता है हमारे पास यहाँ। इसके बाद उसमें इसका ये मतलब है कि हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप से बेहतर जो है वो पैसा होगा इन पार्टनरशिप। ठीक है, अगर तो हम कंपेयर करें इसको कॉरपोरेशन से तो कॉरपोरेशन के कंपैरिजन में तो कम होगा, लेकिन जब हमने एडवांटेजेस बताने हैं तो हमने उसको सोल प्रोप्राइटरशिप को आपने माइंड में रखकर फिर इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करना है, उससे फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, हर किसी का जो सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने डिसएडवांटेजेस हैं वो सारे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस बन जाएंगे। ठीक है, ये शायद आप लोगों को पहले से भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन इस चीज को जब आप माइंड में रखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के जो डिसएडवांटेजेस होंगे वो पार्टनरशिप के एडवांटेजेस बन जाएंगे, और जो पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस होंगे वो कॉरपोरेशन के आगे से एडवांटेजेस बन जाएंगे। उसके भी फिर अपने और डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन वो उनकी थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है, वो भी हम जब आगे कॉरपोरेशन पढ़ते हैं तो उसमें फिर हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है इसको थोड़ा सा एबिलिटी टू अट्रैक्ट लिमिटेड पार्टनर्स, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं फर्दर इसमें पार्टनर्स के, इन पार्टनर्स को मैं वैसे भी आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, और अगर आपको इनको फर्दर स्टडी करना हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, वहां से इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस भी पढ़ लेंगे तो विल बी फाइन। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो जी है कि लिमिटेड पार्टनर्स। अब लिमिटेड पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं। अच्छा इरसा, आप अपनी साइड से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अटेंडेंस का याद से। ठीक है, आप में से कोई भी बेशक लेके और मेरे साथ शेयर कर देना बाद में, मैं वैसे भी साथ साथ देखती जाऊंगी। अभी हमारे पास हम 9 लोग हैं हमारे पास मीटिंग में। अच्छा चलिए जी, लिमिटेड पार्टनर्स में आ जाते हैं हम। लिमिटेड पार्टनर्स, अब यहाँ पर इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं कि जो जिनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जिनका जो फाइनेंशियली इन्वेस्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको भी हम लिमिटेड पार्टनर्स कहेंगे। अच्छा ये अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं जनरल पार्टनर्स पे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ रही हूँ, आपने गौर से सुननी है और इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, पार्टनर्स हु शेयर इन ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस एंड हु हैव अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर द पार्टनरशिप डेट्स। ठीक है, जनरल पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर होगा जो पार्टनरशिप की सबसे बेसिक काइंड है। ठीक है, बेसिक काइंड क्या है कि इसने पैसा लगाया हुआ है और इसकी लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, वो लिमिटेड नहीं होगी। यानी कि अगर तो पार्टनरशिप में कोई डिफॉल्टर होता, मतलब ये पार्टनरशिप डिफॉल्टर हो जाती है तो जो जनरल पार्टनर होगा इसके पर्सनल एसेट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये है बेसिकली जनरल पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनर्स अब वो होंगे partners who make financial investments in a partnership do not take an active role in managing a business and whose liability for partnership debts is limited to the amount they have invested। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होगी लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटीज में उतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेंगे जितना एक्टिवली जनरल पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, तो जनरल पार्टनर्स जो होंगे वो एक्टिवली परफॉर्म भी करेंगे, ऑपरेट भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे और उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। ठीक है,
बेसिकली वो मेन पार्टनर्स होंगे, और जो लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स होंगे, लिमिटेड पार्टनर्स होंगे, उनका शेयर तो होगा, यानी उन्होंने पैसा तो लगाया होगा, लेकिन वो उस तरह से एक्टिवली काम नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर कोई बिजनेस है क्रेन्स का, जैसे अगर मेरा बिजनेस है, तो क्रेन्स में मैं अपना होली एंड सोली, मतलब मैं, मेरे साथ यहाँ एक दो और पार्टनर्स हैं, जो हम 3-4 लोग मिलके हम क्रेन्स के बिजनेस को कर रहे हैं, चला रहे हैं। अच्छा, उसमें हम मेरे पास अगर मेरा कोई कजन वगैरह या कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला आ जाता है, जो मुझे कुछ अमाउंट मेरे साथ वो मुझे ये ऑफर करता है कि मैं पार्टनरशिप में तुम्हारे साथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूँ इस पे, तो इसमें मुझे तुमने सिर्फ प्रॉफिट देना है, बाकी मैं आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए अवेलेबल नहीं हूँगा। तो ऐसी सूरत में उसको हम लिमिटेड पार्टनर कहेंगे, कि जो कि हमारे पास डे टू डे जो है वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं है, और वो पैसे में सिर्फ वो पैसे की इन्वेस्टमेंट उसने की है, और उसी पैसे के अकॉर्डिंग वो पार्टनर बना हुआ है। यानी अगर तो प्रॉफिट होगा तो उसको उसी की अमाउंट के अकॉर्डिंग उसका शेयर मिल जाएगा, और अगर लॉस होता है तो उसको उसी की अमाउंट के अकॉर्डिंग ही लॉस होगा, उसके अपने पर्सनल एसेट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा जी, आगे आ जाता है साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर जो होता है, लिमिटेड पार्टनर्स हु आर नॉट एक्टिव इन अ बिजनेस बट जनरली आर नोन टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप। अच्छा, ये बंदे जो होते हैं, ये नाम के बस पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, ये लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, और इनका कोई ऐसे काम भी नहीं होता पार्टनरशिप में, और ये ना इनको इतना ज्यादा बिजनेस में लोग जानते हैं, ये लिमिटेड पार्टनर से थोड़े मिलते जुलते ही होते हैं, ठीक है। इनकी सिर्फ एक एक्सटेंशन कह लें साइलेंट पार्टनर्स, ये बिल्कुल ही उसकी कह लें आप एक एडवांस्ड काइंड है, ठीक है। आगे जी, डोरमेंट पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स हु आर नीदर एक्टिव इन अ बिजनेस नॉर जनरली नोन टू बी एसोसिएटेड विद द बिजनेस। अच्छा, ये बिल्कुल ही इनका नाम शाम बिल्कुल नहीं होता, लाइक बाकी जो लिमिटेड पार्टनर्स है या साइलेंट पार्टनर्स है, इनका मेंशन होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, लेकिन डोरमेंट पार्टनर जो होता है, ये ऐसा पार्टनर होता है जिसका समटाइम्स मेंशन ही नहीं होता, ठीक है। ये एसोसिएट तो होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं बिजनेस से, लेकिन इनको इनको बिल्कुल इनको एक्टिवली जानना नहीं जाता कि दीज पर्संस आर नॉट नोन फॉर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस, ठीक है। तो ये आ जाते हैं जी हमारे डोरमेंट पार्टनर्स। आगे है जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अच्छा, यहाँ पर मिनिमल गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं एज कंपेयर टू कॉरपोरेशन, नॉट एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसमें भी रेगुलेशंस हैं कुछ, यानी पार्टनरशिप अगर एग्रीमेंट आपने साइन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो करना पड़ता है, लेकिन मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ रेगुलेशन करनी पड़ती है। अगर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है पार्टनरशिप को तो उसकी भी थोड़ी फीस होती है, लेकिन जैसे कॉरपोरेशन में सारे रेगुलेशंस और हर चीज को फॉलो किया जाता है, फीसेस वगैरह पे की जाती हैं, और टैक्सेशन का जिस तरह से होता है उस तरह से यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें है कि इसमें आपकी क्विकली काम हो जाता है, इस तरह से काम नहीं होता कि, और न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी आप जल्दी ग्रैब कर सकते हो एज कंपेयर टू कॉरपोरेशन, ठीक है। और टैक्सेशन भी इसमें सिंगल टाइम टैक्सेशन होती है, चूंकि जो पर्सनल उनके स्टेक होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें वंस जब जब भी प्रॉफिट्स होते हैं तो उस पे एक दफा ही टैक्सेशन जो होती है वो चार्ज होती है, ठीक हो गया। यानी आपको प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर जो जो जिस पार्टनर्स को शेयर मिल रहा है, तो उस शेयर के अकॉर्डिंग सबने अपने अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेस पे करने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये था हमारे पास एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो है जी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर। तो हमने ये चीज डिस्कस की है कि जब भी पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में ये जरूरी होता है कि कोई एक बंदा जो हो वो जरूर हो जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, यानी कि वो जनरल पार्टनर जरूर होना चाहिए पार्टनरशिप में।
इसमें मल्टीपल लिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, मल्टीपल जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें जनरल पार्टनर लाजमी होना चाहिए, ठीक है, जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि जनरल पार्टनर क्या होता है, ठीक है, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। अच्छा, इसका ये डिसएडवांटेज है कि आप कैपिटल को उस तरह से इनहेंस नहीं कर सकते जिस तरह से आप कॉरपोरेशन में कैपिटल को इनहेंस कर सकते हैं, कि उसमें शेयर्स वगैरह इशू हो जाते हैं, तो उससे लोगों का जेनेरिक पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में जो होता है वो पार्टनर्स का ही पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम, डिफिकल्टी इन डिस्पोजिंग ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट विदाउट डिसॉल्विंग ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जी, जो ज्यादातर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं उनमें पार्टनर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि वो अपने शेयर्स को बिजनेस के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ, उनको सुनिएगा। एन एग्रीमेंट रिक्वायर्स अ पार्टनर टू सेल हिज और हर इंटरेस्ट टू द रिमेनिंग पार्टनर्स even if the original agreement contains such a requirement and clearly delineates how the value of each partner's ownership will be determined. There is no guarantee that the other partner will have the financial resources to buy or sell the interest. When the money is not available to purchase a partner's interest, the other partners may be forced to either accept a new partner or to dissolve partnership, डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग एसेट्स एंड बिगन अगेन। अच्छा, अब इसमें ये डिफिकल्टी है कि अगर तो कोई एक पार्टनर बीच में से निकलना चाह रहा है तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको आपस में उनके जरा कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफिकल्टी होती है कि अगर कोई नया पार्टनर आपने बीच में ऐड ऑन करना है तो वो किस तरह से करना है। अगर तो जब भी आप नया पार्टनर ऐड ऑन करेंगे, यूजुअली ये प्रैक्टिस होती है कि पार्टनरशिप जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप फॉर्म होती है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी इसका मतलब डिसएडवांटेज है कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है। जैसे कि कॉर्पोरेशन में शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कर, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ओनरशिप होती है बिजनेस में। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपका जो शेयर्स हैं भी इन्वॉल्व, लेकिन आपके वो पार्टनर के पास ही रहने चाहिए, ठीक है। पार्टनर उस तरह से किसी और के आगे वो सेल परचेज नहीं कर सकता किसी थर्ड पर्सन को। वो या तो जो पार्टनर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं उन्हीं के, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं उन्हीं के अंदर वो शेयर्स जो होंगे वो उन्हीं को खरीदने पड़ेंगे फोर्सिबली, या फिर वो कोई नया अगर पार्टनर आप एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उससे ये होगा कि आपकी पार्टनरशिप यूजुअली डिसॉल्व हो जाती है और वो नया पार्टनर एंटर होने से फिर एक नई पार्टनरशिप आपको फॉर्म करनी पड़ती है। तो ये एक इसका थोड़ा सा जो है वो डिसएडवांटेज है। अच्छा, लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी इसी को हम एक्सटेंड करते हैं कि अगर तो कोई एक पर्सन इसमें से उसको कोई इनसेन हो गया या उसकी डेथ हो गई है या कोई उसको और 100 तरह के मसले हो गए हैं कि उसको पार्टनरशिप छोड़नी पड़ रही है, तो बाकी की जो एक बंदे के जाने से जो पार्टनरशिप है वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये लैक ऑफ कंटिन्यूटी का जो है वो इसमें ज्यादा है। अगर तो आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो, अच्छा वही अगर आपको कोई नया पार्टनर एंटर करना है तब भी ये प्रॉब्लम होगी, और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ना चाह रहा है तो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इससे भी लैक ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो बढ़ जाती है पार्टनरशिप में, ठीक है। जबकि शेयर्स जो होते हैं वो आपको, आप जब बेच देते हो तो वो अगला बंदा नया पार्टनर बन जाता है, उसमें ये होता है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ पर्सनैलिटी एंड अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होने जो है वो बहुत आम सी बात है। जब ज्यादा लोग पार्टनर्स बन के काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि कोई एक मेन है या कोई दूसरा मेन है। हाँ, अगर इसमें डिफरेंट सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स हैं या साइलेंट पार्टनर्स हैं, तब तो एक बंदे की ओनरशिप होगी। लेकिन अगर मल्टीपल अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले या जनरल पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो तब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और यूजुअली इसी वजह से पार्टनरशिप्स जो है वो डिसॉल्व होती हैं। हमारे यहाँ पर भी ये कॉमन चीज है
कि यूजुअली जब इवन भाई भाई भी रिलेटिव्स होते हैं या कोई भी लोग फ्रेंड्स भी मिलकर पार्टनरशिप पे अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ ही जाते हैं। कोई ये कहेगा कि मैंने ज्यादा काम किया, कोई दूसरा कहेगा कि मैंने ज्यादा काम किया, या उनमें ये होता है कि मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे वो काम करना था। तो इस किस्म के इनमें लड़ाई झगड़े आप कह सकते हैं कि हो सकते हैं, इस तरह के लड़ाई झगड़े। पार्टनर्स आर बाउंड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज ऐसे है कि पार्टनर्स को जो है वो एज ए एजेंट काम करना पड़ता है, ठीक है। ईच पार्टनर इज एन एजेंट फॉर द बिजनेस एंड कैन लीगली बाइंड द पार्टनरशिप एंड हेंस द अदर पार्टनर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट द रिमेनिंग पार्टनर्स नॉलेज और कंसेंट। ये चीज मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। ईच पार्टनर इज एन एजेंट फॉर द बिजनेस and can legally bind the partnership and hence the other partners to contracts even without the remaining partners knowledge or the consent। अच्छा, यहाँ पर ये चीज ये है कि जो जो आपका जो पार्टनर्स हैं ये एज एन एजेंट ऑफ बिजनेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको अपने अपने तौर पे इंडिविजुअली मेहनत करनी पड़ती है और उसी, लेकिन जब तक आप मेहनत का बताएंगे नहीं तब तक कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं। तो ये भी एक इसमें आ जाता है किसका डिसएडवांटेज के अगर कोई एक चीज का किसी एक बंदे की ज्यादा अथॉरिटी है तो हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स पे उतर आए, वो दूसरों को उसमें सुनाना शुरू कर दे कि मैं भैया मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनके पैसे अकॉर्डिंगली ही इन्वॉल्व हैं तो उससे भी लड़ाई झगड़े के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं। अच्छा, ये जी कुछ फर्दर और काइंड्स है पार्टनरशिप की, इनको हम एक दफा पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिमिटेड पार्टनरशिप्स, अ पार्टनरशिप कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर एटलीस्ट वन लिमिटेड पार्टनर। अच्छा जी, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कोई एक जनरल पार्टनर हो और एक लिमिटेड पार्टनर हो एटलीस्ट, उसको हम लिमिटेड पार्टनरशिप कहेंगे। यानी कि किसी भी जेनेरिक पार्टनरशिप में जब कोई लिमिटेड पार्टनरशिप वाला बंदा आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये लिमिटेड पार्टनरशिप है। इसमें मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं विद लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी, और इसमें मल्टीपल लोग हो सकते हैं विद जो कि जिनमें जो जनरल पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है कि 2-3 जनरल पार्टनर हो और कोई एक ही लिमिटेड पार्टनर हो, लेकिन हो सकता है कि लिमिटेड पार्टनर्स 2-3 हो और कोई एक जनरल पार्टनर हो, लेकिन इसमें लाजमी कोई एक जनरल पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप, a special type of limited partnership in which all partners who in many state must be professionals are limited partners। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बंदे वो बंदे हो सकते हैं जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बेसिकली। अच्छा सॉरी, इधर लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है इसको भी फॉर्म करना होता है और इसमें भी सर्टिफिकेट ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप इशू करवाना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप इशू करवाना पड़ता है लिमिटेड पार्टनरशिप में, और उसमें भी उसी तरह की पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं जैसे कि जो पार्टनरशिप जेनेरिक पार्टनरशिप है उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप से मतलब लिमिटेड पार्टनर को एक्सप्लेन किया गया है काफी ज्यादा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, बाकी जो फर्दर इसमें पॉइंट्स होंगे वो वही वाले होंगे जो कि पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि जिस तरह पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसी तरह ये भी होती है। द नेम ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप हमें यहाँ पे जरूर मेंशन करना पड़ता है। जनरल करेक्टर ऑफ बिजनेस हमें जरूर मेंशन करना पड़ता है लिमिटेड पार्टनरशिप के सर्टिफिकेट में, और इसमें एड्रेसेस और ऑफिसेज वगैरह लाजमी शो करने पड़ते हैं। ऑथराइज्ड एजेंट्स जो होते हैं उनको भी शो करना पड़ता है कि कौन लोग हैं, सारा मतलब जो भी जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस होगा जिस तरह से होगा वो सारी चीजें हमें सर्टिफिकेट ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप में मेंशन करनी पड़ती है। कैश डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, वो भी हमें बताना पड़ेगा। और नॉन कैश अगर कुछ चीजें हैं तो उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी
वो भी बताने पड़ेंगे। एसेट्स अगर डिसोल्यूशन होती है तो वो किस तरह से होगी, लिमिटेड पार्टनर का कितना स्टेक होगा और किस तरह से उसको पे किया जाएगा, इसी तरह जनरल पार्टनर का किस तरह से होगा वो भी इसमें शो करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी तरह के जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े हुए हैं इन्हीं से मिलते जुलते इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ इसमें हमें लिमिटेड पार्टनर के बारे में एक्सप्लेन करना इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें जनरल पार्टनर होता है जो वो बेसिकली मेन बंदा वही होता है और उसी की राइट्स एंड जो ड्यूटीज होती हैं वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा होते हैं और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा वो करता है। ठीक है। और ही आल्सो एक्ट एज एन एजेंट फॉर द पार्टनरशिप और इसमें उसके पास राइट ऑफ यूज भी होता है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ठीक है। यानी कि वो ज्यादा बीच में इन्वॉल्व है तो इसी तरह उसके ज्यादा उसको जनरल पार्टनर को ज्यादा इसमें फोकस किया जाएगा। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं हम लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ। अच्छा, इसमें क्या था जी, इसमें ये था कि जो ऑल पार्टनर्स हैं who in many states must be professionals are limited partners। अच्छा, इसमें ज़्यादा प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इशू करवाना पड़ता है। ठीक है। और इसकी मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाले बंदे, ये टैक्सेस नहीं पे करते। ये आपने लिख लेना इसके आगे, ये इसका एक्चुअली मेन पॉइंट है। ठीक है। इसकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड पार्टनर्स के थ्रू इसको पास ऑन किया जाता है और लिमिटेड पार्टनर्स बेसिकली जो होते हैं वो पे करते हैं टैक्सेस वगैरह ऑन ऑन प्रॉफिट्स और शेयर्स के ऊपर जो उनको इनकम होती है उसके ऊपर वो लोग जो होते हैं वो पे करते हैं। अच्छा, इसमें ये लोग कौन कौन से लोग हो सकते हैं, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ये कुछ 3-4 डेंटिस्ट अगर मिलके कोई क्लिनिक खोल देते हैं तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। लाइट चली गई है।